अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की कोशिशों के लिए एक बार फिर बैक चैनल मुलाकातों और बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते में अडियाला जेल में इमरान खान से और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ ऐसी गैर मामूली और गैर मुतवक्के मुलाकातों के मामलात सामने आ रहे हैं, जिसके बाद फिर ये सवाल हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत का दरवाज़ा खुल गया है या जल्द खुलने का इम्कान है। अहम बात यह है कि पसे पर्दा मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं कि जब इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही। सलमान अकरम राजा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत को मुलाकातों के दिनों में भी अडियाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मगर इसके बावजूद बाज़ ऐसे अफराद की इमरान खान से मुलाकातें करवाई जा रही हैं जिनके नाम इमरान खान से मुलाकातों की फहरिस्त में शामिल होते हैं और ना वो दिन मुलाकातों का दिन होता है। ईद के दूसरे रोज़ यानी मंगल को जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत पार्टी के दीगर रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे तो पार्टी रहनुमाओं में से सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात की इजाज़त दी गई और फिर ईद के तीसरे रोज़ यानी बुध को मुलाकात का दिन ना होने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान को इदारों से बातचीत शुरू करने पर कायल करने की कोशिश की। और 2 रोज़ पहले अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एतराफ़ किया कि वो इमरान खान की इजाज़त से अपने तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए इदारों से बात करेंगे, जबकि आज पार्टी रहनुमा आज़म सवाती ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उन्हें खुद इदारों से बातचीत की इजाज़त दे दी है। अपने वीडियो पैगाम में आज़म सवाती ने पिछले 2.5 सालों में आर्मी चीफ से राब्तों की कोशिशों की तफसील बताते हुए कहा कि दिसंबर 2022 में इमरान खान ने मुझे कहा कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। साबिक सदर आरिफ अलवी के जरिए भी आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की गई, मगर उस वक्त कोई चैनल नहीं खुला। आज़म सवाती ने कहा है कि उन्होंने इमरान खान से दोबारा कहा है कि वो आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा है कि तुम्हें बात करने की इजाज़त है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से ही तैयार हूँ। मैंने खान साहब को याद दिलाया कि दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। मेरी टीम के जो कायदीन हैं कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ रहते हैं। ये जब वहां पे जाते हैं तो फौजी मुझे गालियां देते हैं और ये उनके सामने हंसते हैं। तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे माविनत चाहिए। उन्हें बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, काबिल कदर है मेरे लिए, नाम नहीं लेना चाहता, उनके जरिए से हमने कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। मैंने कहा मैं इस वक्त आया हूँ, मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं, अपनी कोशिश करूं, नतीजा मेरे परवरदिगार के सामने। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। मैंने फिर पूछा कि मुझे तो कम से कम फिर आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे, मुझसे अब तुमने नहीं पूछना। अगर बातचीत करते हैं तो मैं तैयार, पहले दिन की तरह से तैयार हूं। यानी आज़म सवाती तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान ने उनको बात करने की इजाज़त दी है। इसके अलावा पिछले कुछ रोज़ से पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डॉक्टर्स की इस्लामाबाद में अहम शख्सियत से मुलाकातों की इतलात भी सामने आ रही थी और आज आज़म सवाती ने इसकी भी तस्दीक करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज से ताल्लुक़ रखने वाले सज्जाद बरकी और डॉक्टर आतिफ खान की पाकिस्तान आमद का जिक्र किया। ए मेरे वी लागरो, चंद उनको कहता हूँ कि जिन्होंने तूफानी बदतमीजी बर्पा किया हुआ, खुदा का वास्ता है झूठ न बोलो। फिर आपको खुदा का वास्ता देता हूँ कि इमरान खान को बाहर निकलने का कोई जरिया पैदा करो, कोई जरिया पैदा करो। आतिफ खान अमरीके से आता है, सज्जाद बरकी आता है, दूसरे लोग आते हैं जिन्होंने मेरे खान के लिए और उसके अज़म के लिए कुर्बानियां दी है, आप उसको गालियां देते हो। आज़म सवाती पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डॉक्टर्स की पाकिस्तान आमद का हवाला देकर वीलॉगर्स को बाज रहने का मशवरा दे रहे थे। इस हवाले से आज द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और बिजनेसमैन के एक ग्रुप ने इस्लामाबाद में सीनियर हुकाम और अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और ये मुलाकात इमरान खान के रिलीफ के लिए बैक चैनल कोशिशों का हिस्सा है। खबर के मुताबिक इन मुलाकातों से ये उम्मीद लगाई जाती है कि इसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत के बंद दरवाजे खुलेंगे,
मगर अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। खबर में ज़राए का हवाला देकर यह भी कहा गया है कि इन कोशिशों में पेशरफ्त का सारा दारोमदार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रवैये पर है, जो मुसलसल अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि पिछले कुछ दिनों में होने वाली मुलाकातों, राब्तों और बातचीत का कोई नतीजा निकलता है या एक बार फिर ये कोशिशें बेनतीजा साबित होगी। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा ने और मुनीब फारूक ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आसमा साहिबा, पहले आपकी तरफ आता हूं। हमने देखा कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ था, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा और उसके बाद से एक डेडलॉक था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पीटीआई के लिए एक नो टॉलरेंस पॉलिसी और मुज़ाकरात नहीं शुरू होंगे। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन में या पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि या तो दरवाज़ा खुल गया है मुज़ाकरात का या खुलने के इम्कानात हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात और फिर यूएस के कुछ डॉक्टर्स और बिजनेसमैन जो कि प्रो पीटीआई समझे जाते हैं, उनका पाकिस्तान आकर एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात करना। फिर आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से भी मुलाकात की है। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि दोबारा कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है बैक चैनल, या इम्कानात हैं शुरू होने के? नहीं, बिल्कुल बैक चैनल जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो चुका है, जो हमारे सोर्सेज उसको कंफर्म कर रहे हैं। और इसी सिलसिले की जो कड़ी थी वो जो मुलाकातें हुई हैं, ख़ास करके जो पाक कैप जो बाहर से अमेरिकन आए थे पाकिस्तानी, उनके साथ जो मुलाकातें हुई थी वो मेरा ख्याल है इसी सिलसिले की एक बहुत ही अहम कड़ी थी। और ये जो हमारी इत्तलात है ये DGISI की जानिब से, और वहाँ से जब अमेरिकन की तरफ से कॉन्टेक्ट हुआ तो फिर उनकी तरफ से ये एक मुलाकात जो थी ये इनिशिएट हुई थी। और उस दौरान अगर आपको याद हो तो ये बहुत सारे इक़दाम भी हुए, जिसमें कि मीडिया टॉक की बाहर जो पाबंदी थी उसके ऊपर फिर अमल दरामद हुआ, और फिर दीगर मामला जो थे इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उसको भी अगर आप देखा जाए तो पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट से या उनके जो इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल था वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। सॉफ्ट नहीं, उसमें बहुत सारे पैगाम तो पिछले कुछ अरसे में आए ही नहीं है, लेकिन ये मुलाकातों का आगाज बिल्कुल हो चुका है। और इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ और इसके साथ साथ आज़म सवाती साहब की मुलाकात करना, और फिर उसके ऊपर 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद उनके कुछ स्टेटमेंट्स का आना, फिर आज़म सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तस्दीक करना, खुद अली अमीन गंडापुर साहब की तस्दीक करना कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन आए थे उनके साथ जो मुलाकातें हुई थी, तो ये बिल्कुल इस बात की इंडिकेशन है कि मुज़ाकरात हुए हैं। लेकिन ये किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे, इसका बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास करके उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर होता है, उनके जो व्लॉगर्स हैं उनके रवैये के ऊपर होगा कि वो किस तरह से इन मुलाकातों को सूदमंद बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी जो बातें हुई हैं वो सिर्फ इसी के इर्द गिर्द हुई हैं कि जिस तरह की एक नैरेटिव दी जाती है, या जिस तरह का बयानिया बनाया जाता है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिस तरह से नफरत आमेज और रियासत मुखालिफ जो बातें हैं जो कि वहाँ पे जो ज़राए बता रहे हैं, मैं वो सिर्फ आपको बता रही हूँ, तो उसको सामने रखते हुए ये तमाम सारी बातें, ये एक पहला मरहला है जिसको कि अभी जज किया जाएगा और देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कि जो बिल अमेरिका के अंदर आया है उसके हवाले से भी जो कंसर्न्स मौजूद हैं वो किस तरह से दूर किए जा सकते हैं, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है। 2-3 चीज़ें थी जिसके ऊपर ये मुलाकात जो है वो बताई जाती है। इसकी बहुत सारे लोगों ने तस्दीक, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो डेलीगेट आया था उन सब ने इसकी तस्दीक भी की है, और ख़ुद भी वो अब तो ये चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आ गई हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब क्या अपनी जो वहाँ सोशल मीडिया टीम है, जो व्लॉगर्स हैं, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी में से उन्होंने कुछ लोगों को निकाला है, उस कमेटी को खत्म कर दिया है। वो भी एक इंडिकेशन है कि वो चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े और कुछ थोड़ी सी CBMs जो है वो की जाए। सही है, ये सोशल मीडिया वाला एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आगे तफसील से बात करता हूँ। मुनीब साहब, आपके जराए क्या बताते हैं? आसमा तो कह रही है कि उनके जराए भी कंफर्म कर रहे हैं कि बैक चैनल शुरू हो चुका है, कंक्लूसिव होंगे ये मुज़ाकरात, किस करवट ऊँट बैठेगा ये कहना ऑब्वियसली अब तक कबल वक्त है। देखिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है कि जो अमेरिका से लोग आए वो DGISI से उनकी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात जिस माहौल के अंदर हुई
उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली थ्रू वेरियस सोर्सेज सामने आई हैं। उस मुलाकात के अंदर इस बात पर को बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया कि आप पर दबाव है और आप इमरान खान साहब को रिलीज करवाएं। उसमें माहौल बेहतर करने की बात जरूर हुई और जो शख्सियात आई वो बड़ा प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि जाहिर बात है वो पाकिस्तान आए और उन्हें ऑलमोस्ट एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वो एक बड़े इदारे के सरबराह से मुलाकात उनकी हो। इसी सूरत हाल के हवाले से ज्यादा गुफ्तगू हुई, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके अंदर कम से कम कोई ये प्लान चॉक आउट कर लिया गया हो कि ये करने की जरूरत है और इसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये कम से कम उस मीटिंग के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। यहाँ जहां तक बात ये सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले मामलात की है, तो वो तो एक चीज पहले भी हाईलाइट होती रही है और पिछले कुछ तकरीबन 3-3.5 हफ्ते पहले 2 शख्सियात की मुलाकात भी एक जगह पर हुई थी जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। वहां पर ये गुफ्तगू जरूर होती रही है और बात भी हुई कि जो माहौल इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से बनाया जाता है, वो किसको बेनिफिट करता है और किसको नुकसान देता है। फिर उसमें एक बात री एम्फसाइज की गई कि इससे नुकसान इमरान खान साहब के मामलात या उनका जो केस है, यानी कि उनका जो मामला है, उसको ज्यादा होता है। जोर इस बात पर दिया गया कि किसी तरह से हालात ऐसे बनाए जाएं कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली हो सके और पहले स्टेज पर उनकी अहलिया की, फिर उनकी हो सके, लेकिन कोई इसमें कमिटमेंट या उस हवाले से बात नहीं हुई। बल्कि इवन इन मुलाकातों के बाद जो कि अमेरिका से आई हुई शख्सियात की हुई, अभी लेटेस्ट जो खबर है वो तो यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बात उसे आउट ऑफ क्वेश्चन गर्दाना जा रहा है। मुनीब, मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली इनिशियली तो ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या इमरान खान रिहा होंगे और कितने टाइम में होंगे, लेकिन इंटरेस्ट इमरान खान का या उनकी पार्टी का वो तो इसी हवाले से होगा कि इमरान खान की रिहाई हो, अभी नहीं तो आगे जाके कुछ सीबीएम्स के बाद उनका तो इंटरेस्ट इसी में होगा, अदरवाइज तो क्या फायदा होगा उनका मिलने का। देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है। जो कोर एजेंडा है इमरान खान साहब की जमात का, वो और मामलात नहीं है। पहली स्टेज है कि वो उन्हें बाहर लाना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब एक दफा जेल से बाहर आ गए तो फिर उनके लिए मामलात आसान हो जाएंगे, पार्टी डिसिप्लिन आ जाएगा, पार्टी यकजा हो जाएगी, वर्कर मोबिलाइज होगा और फिर इमरान खान साहब एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, विच मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से माहौल तो अगर देखा जाए तो पिछले 4 से 5 महीने ऐसी इंडिकेशंस थी कि बन रहा है, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई। और इवन आज भी आप देखें कि ये तमाम मुलाकातें, तमाम बातें, या इवन जो जनाब अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है, कंक्लूड हम यही कर पाते हैं थ्रू आवर वेरियस सोर्सेज, मैं हूँ, आसमा साहिबा हूँ, अंसार अब्बासी साहब हूँ, कि कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आती। एफर्ट्स होती हैं, बातें होती हैं, मुलाकात भी किसी की हो जाती है, लेकिन कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आती। देखिए, अगर आप ये देखें तो एस्टैब्लिशमेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑब्वियसली बड़े मोहतात तरीके से मैं कहूंगा, वो भी वर्ल्ड वाइज हो चुके हैं ना जी। मुलाकातें करने से तो उनको कोई नहीं इशू होता, मुलाकात कोई करे, कोई मिले, को अपना केस प्लीड करे, ये कर दें, वो कर दें। गंडापुर साहब, आई मीन आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो बड़ा वेहेमेंटली इमरान खान साहब का केस बहसियत वकील पेश करते हैं बहुत सारी जगहों पे, बट उसका डिविडेंड तो अभी तक सामने नहीं आया। सही। अच्छा आसमा साहब, जरा बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान तो डे वन से कहते हैं ना, वो तो बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत से बात करने का फायदा नहीं है, जिसके पास असल ताकत है मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने तो इस पर कोई ढकी छुपी कभी कोई अपनी राय रखी नहीं है। लेकिन इस वक्त जब बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत पर या एस्टैब्लिशमेंट पर किसी किस्म का ज्यादा प्रेशर या दबाव नहीं है, इस सूरत में इन मुलाकातों को फैसिलिटेट करने का मकसद उनकी तरफ से क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे भी मुनीब ने कहा कि अगर इमरान खान इस वक्त रिहा होते हैं तो अपनी पार्टी को जो है वो ज़्यादा डिसिप्लिन करेंगे, और अगर कोई एहतजाज करते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं तो उसमें फोर्स और शिद्दत भी ज़्यादा होगी। तो इस वक्त दूसरी साइड का, हुकूमती साइड का क्या इस वक्त बेनिफिट हो सकता है इस मुलाकात को फैसिलिटेट करवाने में? देखिए, इसमें हुकूमती साइड का तो कोई अमल दखल है नहीं, और इमरान खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब या उनकी जमात के साथ ही बात करेगी। मगर ये जो भी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ, या जो भी एक वफ्द आया है, शायद कुछ और लोग भी आइंदा चंद दिनों के अंदर आएंगे जो कि कहा जा रहा है वो शायद अमेरिकन हों, या जो भी डेलीगेशंस की बात हो रही है, इस पर काम हमारे ज़राए कहते हैं कि जो बाहर
अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं जो कंसर्न है इमरान खान साहब के लिए कि उनको रिहा होना चाहिए या उनके लिए कम से कम एफर्ट्स होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, वो इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, खुद आजम सवादी साहब ने की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत पता नहीं मिलेगी कि नहीं इसके बाद, तो आप मुझे बताएं मिलने के लिए। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि आप जिस लेवल के ऊपर जिस तरह से बातचीत करना चाहते हैं वो आप उसके ऊपर बातचीत करें, और पूरी तरह से उन्होंने उनको परमिशन भी दी और ये कहा कि वो आजाद है, यानी उनको अथॉरिटी दी है इस मामले के ऊपर कि वो एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी रैंक किसी भी लेवल के शख्स के साथ अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो उनको पूरी तरह से इजाजत है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि एस्टेब्लिशमेंट, तो कल आपने परसों जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है शहजाद, उसमें जो अलामिया आया है उसका एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया कि इंतशार फैलाने वालों के साथ, और उसके हवाले से जो जुमला है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि प्रेशर यहां से उसी तरह से बरकरार रहेगा। इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मतमा नजर है। अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई खास जरूरत नहीं है कि वो इंगेजमेंट की पॉलिसी करें। अगर वहां से इंगेजमेंट हो रही है लेकिन उसको वो मुस्तरद भी नहीं करना चाहते, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर या आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस एक ऐसी फिजा को जरूर बनाया जाए जिसके अंदर इमरान खान साहब का अपना जो पॉलिटिकल रोल जो कि उनका पॉलिटिकल रोल है बनता है, उसको भी एडजस्ट किया जा सके। तो ये नहीं हो सकता कि अमेरिका इमरान खान साहब के अलावा जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ सके। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के मद्देनजर ये बातें मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि ये जरूरत भी है इस बात की। कोई भी अगर ये समझे कि अगर इमरान खान साहब की जमात को, बेशक उनकी जमात में जितने भी इख्तलाफात हैं, ग्रुप बंदी है, लड़ाइयां हैं, जो कुछ भी है, उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब के बगैर कोई इंगेजमेंट होती है तो उसके कोई मानी नहीं होंगे। और मेरा ख्याल है कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उस प्रोसेस का आगाज किया गया है, जो कि बाहर बैठे हुए में से वो लोग जो कि सेन वॉइसेस हैं, जो इमरान खान साहब के साथ सिंसियर हैं, जो चाहते हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन हो, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के साथ बिगाड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या रियासत के बीच में अगर दरार इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की जो आ चुकी है उसको ख़त्म किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिशों के साथ ये मुलाकातें भी हो रही हैं, ये फैसिलिटेशन भी हो रही है, और वही प्रेशर है जो कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इस वक्त जहां बाहर भी उनको ईज डाउन करना है, उनको थोड़ा सा अपने लिए जो एक नैरेटिव बना हुआ है उसको भी कम करना है। इसमें बहुत जो रखना है वो जाहिर है कि 4-5 लोगों का है। और अगर आपको याद हो कि वो 14 नुकात जो लेके आए हैं, ये जो 5 लोगों की मुलाकात हुई है, उन 14 नुकात को खुद उनके जुबानी आप सुन लें। तनवीर अहमद साहब या मुनीर खान साहब जो भी इसके ऊपर उनके मैंने वीडियोस देखे हैं, उनकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, उसके अंदर वो उन लोगों की, इन व्लॉगर्स की रिहाई के लिए भी वो बात करें या उनके मुकदमात खत्म करने की बात करें। और ये एक बाकायदा एक चार्टर है जो कि वो लेके आए हैं। उसमें बेशक इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है, वो होती है नहीं होती है ये अलग बात है, लेकिन अगले 4 से 6 हफ्तों के बीच में तवक्को की जा सकती है अगर बिहेव किया इन लोगों ने जो बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर बेहतर हो सकती है, मामलात हो सकते हैं जो कि इमरान खान साहब इस वक्त चाहते हैं। और आखिरी बात कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो रियलाइज करती है इस सिचुएशन को, और उन्होंने गुज़िश्ता जितनी भी मुलाकातें हुई अपनी पार्टी के लोगों के साथ जेल में, उन सबको ये बावर कराया है कि इमरान खान साहब के अंदर रहने से बेहतर है कि हालात को बेहतर बना के उनके बाहर निकलने का रास्ता बनाया जाए। और उसके लिए वो समझती है कि जो लोग हर्डल्स हैं उनके हवाले से जो है वो मामलात हों। इसीलिए आपने देखा है कि एक कमेटी भी पहले खत्म हुई है और दीगर मामलात भी अब पार्टी के अंदर जो है वो ज़ेरे बहस है। मुनीब, आप बताइएगा कि अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को जरूरत नहीं है कोई खास इंगेज करने की, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब का, आजम सवाती साहब का, बाबर अवान साहब का इस तरह छुट्टी वाले दिन मिलना, जब फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, वो क्यों करेंगे? ये फैसिलिटेशन क्यों होगी? क्या इसकी वजह जो सिक्योरिटी मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अमूमी तौर पे वो हो सकते हैं? कांग्रेस का बिल जो है, कांग्रेस में जो बिल है वो हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक बात ज़हन में रखिए शहजाद साहब के अक्टूबर से लेकर अब तक आपने अगर एक ट्रेंड देखा हो, एक पूरा पैटर्न है, इमरान खान साहब की मुलाकातें कभी होती हैं पार्टी से हों या फैमिली से हों, बीच पे रुक जाती हैं, रीजंस नहीं बताए जाते, लोग जाते हैं जेल के बाहर खड़े होकर वापस आ जाते हैं, किसी खास को इजाजत मिल जाती है,
गंडापुर साहब को कोई महीना इजाजत नहीं मिलती, फिर एकदम मिल जाती है। आजम सबाती साहब आउट ऑफ नोवेयर उनको मिल जाती है। बसद एहतराम आजम सबाती साहब की एक्सेस तो कहीं कोई किसी खास जगह तक नहीं है। जो शख्स जिसकी वाहिद एक्सेस है वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। बाय वर्चू ऑफ हिज ऑफिस वो चंद अहम लोगों से खास सतह पर मिल लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस मुलाकात के बाद भी मैं तो ये अर्ज करूंगा कि उस मुलाकात के दौरान तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात में वो किसी जगह डॉक्यूमेंट भी होती है, किसी जगह ट्रांसक्रिप्ट भी उसका लिखा जाता है, कहीं सुनी भी जाती है। उस मुलाकात के अंदर तो इमरान खान साहब यही कहते नजर आए कि मेरे साथ पहले कौन सा अच्छा हो गया है, मेरे साथ कौन सा किसी ने भला कर दिया है। गंडापुर साहब बहुत कीन है उस हवाले से, अपनी बात करने के हवाले से, और वो चाहते हैं कि मुलाकात हो और बातचीत आगे बढ़े। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जब वो बाहर आते हैं तो 1-2 रोज के बाद वो यही कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरे साथ धोखा किया तो मैं एक्सपोज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि हो कुछ नहीं रहा एज सच, कोई ग्राउंड के ऊपर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल गई। जो बाहर से लोग भी, मैं दोबारा कहूंगा, तशरीफ लाए हैं, जहन में रखिए कि सियासतदानों के साथ या एक सियासी जमात और एक बहुत बड़ी और ताकतवर सियासी जमात के साथ डील करते करते मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इतनी स्किलफुल तो हो गई है इन मामलात के अंदर कि वो इंगेजमेंट को डिनाई नहीं करते। इंगेज करना नॉर्मल चीज है, लेकिन कंक्लूड कोई बात नहीं होने देते, और वही हमारे सामने और नजर भी आ रहा है। अच्छा, आजम सवाती साहब के हवाले से आपने बात की, एक इंटरेस्टिंग जो उनका वीडियो पैगाम आया उसमें इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये बताया कि जब अपॉइंटमेंट हुई थी आर्मी चीफ की तो उस वक्त उन्होंने उनसे एक मुज़ाकरात शुरू करने के लिए उनके उस्ताद से भी बात की थी। उस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थे, उनके थ्रू भी एक चैनल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन खुद उस वीडियो में बता रहे हैं कि उनको उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुनीब, क्विकली अगर बताएं कि ये जो सारा कहा जा रहा है कि इसमें सोशल मीडिया की जो टीम है उनको खामोश रहना पड़ेगा, ये किस हद तक मुमकिन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी जब ये आजम सवाती साहब मिलकर आए और जिस वजह से उन्होंने वीडियो पैगाम बनाया वो यही है कि सोशल मीडिया के जो पीटीआई के अपने लोग हैं या दूसरे व्लॉगर्स हैं वो उल्टा आजम सवाती साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये इशारा दे रहे हैं कि किसी और की तरफ से किसी और का पैगाम लेके गए थे और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही रवैया मेरे ख्याल से उन डॉक्टर्स के हवाले से भी है जिन्होंने मुलाकात की इमरान खान से। तो सोशल मीडिया को खामोश करवाना कितना बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए? देखिए, जो मुलाकातें होती हैं ये तो बात मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही होती हैं, और जब रुक जाती हैं तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही रुकती हैं। जहां तक बात ये है कि आजम सवाती साहब ने कोशिशें की, मसला यही है कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, कल वो अपनी जब मुद्दत पूरी होती है कोई और आ जाए, नए आर्मी चीफ आ जाए, उनका तरीकाकार मुख्तलिफ हो, फौज तो उसी तरह से ऑपरेट करती है जैसे चीफ चाहे। लेकिन एक बात इनफैक्ट यहाँ ये प्रूव करती है शहजाद साहब कि जनरल आसिम मुनीर साहब इज अ वेरी डिफिकल्ट इक्वेशन फॉर एवरीवन। उन तक चाहे उनके किसी अजीज से किसी ने राब्ता करने की कोशिश की हो, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, जिस तरह सवाती साहब ने कहा उनके उस्ताद से बात करने की कोशिश की हो, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि चंद रिटायर्ड जनरल साहिबान भी चंद दफातर तक एक्सेस हासिल कर पाए लेकिन आगे नहीं जा पाए, और उनको भी यही बताया गया कि इन मामलात के ऊपर आपसे कोई मुलाकात या गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, ना ही कोई गुफ्तगू हो पाएगी। तो लिहाजा जब ये चीजें सामने आ गई तो उससे यही जाहिर होता है कि सवाती साहब हो या कोई और हो, मामलात आगे नहीं चल सकते और उनका कोई डिविडेंड सामने नहीं आ सकता। सही है। आसफ साहब, एक और मामला जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो कनाल वाला इशू है। पीपल्स पार्टी खुलकर इस पे उसको अपोज कर रही है, उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी किया। क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस पे आपको? किसी एक को तो पीछे हटना पड़ेगा। क्या रियासत जो इस वक्त चोलिस्तान में कनाल निकालने का इरादा रखती है, पंजाब हुकूमत से ज़मीन एक्वायर कर चुकी है, वो पीछे हटेंगे, या पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त एक बाज़ाहिर पब्लिक पोजीशन है कि ये कनाल सिंध के लिए नुकसान दे, उनको अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई पोजीशन है जिस पे वो पीछे हटेंगे। उसकी वजह ये कि उनकी, अगर वो पीछे हटते हैं अपनी पोजीशन से जो इस वक्त उन्होंने ले ली है, तो उनको बहुत अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लूज करना पड़ेगी। ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबहात का इजहार हो रहा है, क्योंकि जो ब्रीफिंग थी जिसके मिनट्स की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत है, इसमें फैसले सदर मुमलिकत नहीं करते, इसमें फैसले जो है वो हुकूमतें करती हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो एक तो ये बात बिल्कुल तय है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख्याल है मेंटली प्रिपेयर्ड भी है कि अगर कोई उनकी जमात की बात नहीं मानी जाती तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना है। और उनके पास कोई दो राय या उसके बाद चारा कोई नहीं है उनके पास कि वो अपनी पोजीशन पे गवर्नमेंट के साथ जो है वो बैठ जाए और कैनाल्स को जो है वो
उनके बनने की इजाज़त दे दे। उसकी वजह ये कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके खिलाफ हो चुकी है, बहुत हद तक शुकूक व शुबहात है। आप देखें कि उनकी जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो किस तरह से सामने आ रही हैं। तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने फैसला किया है या जो भी उन्होंने स्टांस लिया है, वो उनको वक्त की ज़रूरत भी लग रही है, वो उनके जो सियासी मफाद हैं उनको भी वो कर रही है। मगर यहाँ लगता है कि हुकूमत ये बात समझने को तैयार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज़ नहीं करना, लेकिन ये फैसला हुकूमत ने तो आपको पता है कि नहीं किया। तो अगर हुकूमत फैसला वापस ले लेती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इससे बड़ी जो जीत है वो सिंध के हवाले से वो नहीं होगी। लेकिन अगर हुकूमत इस तरह का फैसला वापस नहीं लेती और इस बात पे अड़ी रहती है कि सिंध के दरिया के पानी को जो है वो अपने चोलिस्तान देना है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आप यहाँ तक देखिए शहजाद के जो हुकूमती वज़रा से जब हम बात करते हैं तो उनके पास भी क्लैरिटी नहीं है कि ये सिंध की जो 6 नहरें निकल रही हैं दरियाए सिंध पे, ये दरिया इसमें पानी कहाँ से आएगा। कभी कहा जाता है चनाब से आएगा, कभी कहते हैं झेलुम से आएगा। अभी तक किसी को क्लैरिटी इस मंसूबे की नहीं है। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा, तो किस हद तक वो आगे जा सकते हैं? क्या अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे अगर हुकूमत पीछे नहीं हटती, इदारे पीछे नहीं हटते? क्या आपको लगता है कि इस हद तक पीपल्स पार्टी जाएगी? मेरा ख्याल है कि वो अगर नहीं जाएगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आगे बजट की मंजूरी है उनके पास, बजट की मंजूरी के लिए उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और अगर नहीं भी पड़ती, कम तादाद है, तो भी अगर पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींचती है तो हुकूमत उस पोजीशन में नहीं रहेगी जिस पोजीशन में इस वक्त हुकूमत है पीपल्स पार्टी की वजह से। तो ये एक बड़ी देखना है कि पीपल्स पार्टी कितना रेजिस्ट करती है। और अगर वो रेजिस्ट नहीं करते तो फिर उनके लिए कोई और चारा ही नहीं है कि वो अपनी सियासत से जो है वो दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि सिंध के इस मामले के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को या इवन एस्टेब्लिशमेंट को रियलाइजेशन है कि ये कितना अहम इशू है सिंध के लिए। ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर आप देखें कि अख्तर मैंगल साहब का लॉन्ग मार्च है, वहां पे मारंग बलोच साहिबा की गिरफ्तारी के बाद जो मामला वहां पे हो गए हैं, फिर जाफर एक्सप्रेस के बाद ये सारी चीजें जो है इमर्ज हुई है। उसमें अगर आप सिंध को भी नाराज कर लेंगे तो रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और इस मामले के अंदर अना के मसले के अलावा या ये कि इसको आपने तय कर लिया है, आपको पीछे हटना आपकी जीत होगी, रियासत की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर रियलाइजेशन है कि सिंध के लिए ये मामला कितना अहम है। मुनीब, एक फिक्रा आप बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं कि पूरा निज़ाम जो है ना बड़ा वेल स्टिच्ड किया हुआ है, तो आपको लग रहा है कि इस वक्त इस निज़ाम में पीपल्स पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि वो इस हद तक आगे चले जाएं इस मामले पर कि वो कहें हुकूमत को, ठीक है अगर आप कनाल के मामले से पीछे नहीं हटते तो हम विड्रॉ कर जाते हैं हुकूमत से, तो हुकूमत गिर जाएगी? क्या आपको ये मुमकिन नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें अब नून लीग की हुकूमत जो है वो कोई एक मीडिएटर का रोल प्ले करके शायद इस मामले को पोस्टपोन कर दे और रियासत को पीछे हटना पड़े कुछ अरसे के लिए? क्या ये मुमकिन आपको नजर आ रहा है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो इस बात की है कि शायद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपना मौकफ तब्दील नहीं करती तो फिर किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। जारी बात है, ऑन द फेस ऑफ इट तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पीएमएल लेड हुकूमत है, उनको ही पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो जो इम्प्रेशन है या जो पैगामात हैं या जो खबरें हैं वो तो ये है कि इस मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया जाएगा। कोई ऐसा मामला नहीं, इवन वज़ीर आज़म से रिलेटेड जो बड़े मुसद्दका ज़राए हैं उनका भी ये कहना है कि ये बात वी विल टॉक इट आउट और इस मसले को बड़े खुश उसलूबी से हल कर लिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि क्योंकि जरदारी साहब की तबीयत नासाज है, जब वो बेहतर महसूस करेंगे तो इंटरेक्शन होगा और मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, जलसे की ज़बान और होती है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ठीक है जी, अगर इफ पीपल्स पार्टी वांट्स टू पुल द प्लग तो वो ये अपना शौक पूरा करके देख लें, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी इसका नुकसान होगा बहसीत सियासी जमात। और जरदारी साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी मामले के ऊपर ऐसे हालात के अंदर ले जाएं अपनी जमात को जो एस्टेब्लिशमेंट के बाएं जानिब जाकर खड़ी हो जाए। लिहाजा अभी तो काफ़ी चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड हैं, लेकिन इस वक्त तो कम से कम ये इंडिकेशन नहीं नज़र आ रही कि ये, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी विड्रॉ करती है अपनी सपोर्ट तो फिर तो ये जो हुकूमत है, कम से कम वफाकी हुकूमत, इसका तो बटा बैठ जाएगा, तो वैसे ही फारग हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो आज की तारीख में नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे मैं पहले कहता हूं और मैं आज भी कहूंगा कि बहुत कुछ देख के ही, बहुत से स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के ये हुकूमत बनाई गई है और इस निज़ाम को बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहबा, मुनीब फारूक साहब, आप दोनों का हमारे साथ शो पे मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भारत में मुसलमान एक बार फिर सरापा एहतजाज और खौफजदा हैं। पिछले 10 सालों के दौरान अपने कई मजहबी और शहरी हुकूक से महरूम होने,
कई मसाजिद के इन्हदाम और मुसलमान मुखालिफ मुहिम का सामना करने के बाद अब भारतीय मुसलमानों को अपनी खरबों रुपए मालियत की लाखों एकड़ ज़मीन छिन जाने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने इस हफ्ते एक ऐसा मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया है जिसे मुसलमानों की ज़मीनों पर हुकूमती कब्जे की कोशिश करार दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल की, जिसे मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लिया है और सदर के दस्तखत के बाद ये मुतनाज़ा बिल एक्ट बन जाएगा। इस कानून पर न सिर्फ मुस्लिम तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, बल्कि कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। यहाँ तक कि शिवसेना जैसी इंतहा पसंद जमात भी इस बिल के खिलाफ है और कहा जा रहा है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और कब्रिस्तानों की लाखों एकड़ ज़मीन पर रियासती कब्जे की राह हमवार हो जाएगी, जिस पर मोदी हुकूमत की कई सालों से नजरें थी। वक्फ तरमीमी बिल क्या है, वक्फ की ज़मीन का मामला क्या है और इस बिल को मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह कि भारत में मुसलमानों के मजहबी और फलाई मकासद के लिए ज़मीनों और जागीरों के अतिया करने का अमल मुगल दौर से जारी है। मुसलमान बादशाहों समेत नवाबों, जागीरदारों और साहिब हैसियत अफराद की जानिब से अल्लाह के नाम पर ज़मीनें वक्फ या अतिया की जाती रही हैं और बाज़ मौक़ों पर गैर मुस्लिम राजों और महाराजों ने भी मसाजिद और दरगाहों के लिए ज़मीनें अतिया की हैं और इन अतिया की गई ज़मीनों पर जहाँ इबादत गाहें और कब्रिस्तान तामीर किए जाते हैं, वहीं यतीम खाने और फलाई इदारे भी बनाए जाते हैं। और अहम बात यह है कि वक्फ की गई ये ज़मीन सरकारी, रियासती या किसी फ़र्द की निजी मिल्कियत नहीं होती, बल्कि इन ज़मीनों को बतौर मजमूई तमाम भारतीय मुसलमानों की मिल्कियत समझा जाता है। और इस वक्त वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा ज़मीनी मिल्कियत रखने वाला इदारा समझा जाता है, जिसके पास इस वक्त तकरीबन 9.5 लाख एकड़ की ज़मीन मौजूद है और सिर्फ भारतीय वजारत दिफा और वजारत रेलवे के मातहत वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ज़मीन आती है। वक्फ बोर्ड की इन ज़मीनों और जागीरों को रेगुलेट करने के लिए 1995 में वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत इन ज़मीनों, इबादत गाहों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और इनसे होने वाली आमदनी को रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड्स तश्कील दिए गए थे, जिसमें मौजूद तमाम अरकान सिर्फ मुसलमान होते थे, जिनकी नामजदगी रियासती हुकूमत करती थी और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब बोर्ड अरकान की वोटिंग से होता था। इसी तरह 1995 के कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के कई ज़मीनों और जागीरों पर किसी तनाज़े की सूरत में वक्फ ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए थे, जिनकी सबराई वक्फ बोर्ड के तरफ से नामजद वक्फ कमिश्नर करता था। मगर अब मोदी हुकूमत ने 30 साल बाद इन तमाम बातों को तब्दील करके वक्फ बोर्ड में रियासत का अमल दखल न सिर्फ बढ़ा दिया है, बल्कि फ़ैसलों का इख्तियार भी रियासती एहलकारों को दे दिया है। बीजेपी हुकूमत ने अब जो कानून मंजूर किया है, उसमें मुसलमानों की इबादत गाहों को रेगुलेट करने वाले वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम अफराद को भी शामिल कर दिया है, जबकि नए कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है और वक्फ की गई ज़मीन का सर्वे भी मुतल्लिका कलेक्टर करेगा, जो कि भारत की रियासती ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा और हुकूमत के मातहत होता है। अहम बात यह कि इस नए कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल को भी ख़त्म कर दिया गया है और अब किसी भी ज़मीन के तनाज़े की सूरत में मुतल्लिका कलेक्टर ही ज़मीन की मिल्कियत पर फैसला करेगा। यानी यहाँ भी इख्तियार एक बार फिर बिलवास्ता तौर पर हुकूमत को दे दिया गया है, जिसकी वजह से अपोजिशन और बिलखसूस मुसलमानों की जानिब से ये खदशात सामने आ रहे हैं कि अब हुकूमत मुसलमानों की किसी भी इमारत, मसाजिद या ज़मीन पर तनाज़ा खड़ा करके इसका फ़ैसला अपने हक़ में करवा कर मुसलमानों की ज़मीन पर बआसानी कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर सकती है। इसके अलावा तरमीमी कानून में यह भी लाजिम कर दिया गया है कि वक्फ के लिए ज़मीन सिर्फ वही अतिया कर सकता है जो 5 साल से बाअमल मुसलमान हो। कानून में इस तब्दीली पर मुसलमान रहनुमा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान वक्फ का कानून मंजूर होने से पहले भी सड़कों पर थे और इस नए कानून की मंजूरी के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरों के लिए तैयार रहने के बयान जारी कर रहे हैं। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम प्रिंसिपल लॉ बोर्ड ने आज से मुल्क भर में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस कानून की मुखालफत करते हुए कहा है कि आज मुसलमान निशाने पर हैं तो कल कोई और कम्युनिटी इसके निशाने पर होगी। जबकि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले तमिलनाडु के वज़ीर आला ने इसे मुस्लिम मुखालिफ कानून करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ बीजेपी का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन इसे मुस्लिम मुखालिफ कानून करार देकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। इस तरमीमी कानून का मकसद मुसलमानों की ज़मीनों का बेहतर इंतजाम, तनाज़ात का खात्मा और बच्चियों को विरासत से महरूम करने की हौसला शिकनी करना है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से भारतीय सहाफ़ी सोहेल अख्तर। सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये मुतनाज़ा कानून जो है वो अब पास हो चुका है और इससे हम देख रहे हैं कि जो मुसलमान जमातें हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं और जो अपोजिशन की सेकुलर जमातें हैं
वो भी इसे आइन के खिलाफ करार दे रही हैं। इस वक्त भारत में सूरत हाल क्या है? क्या मुसलमान और दीगर कम्युनिटीज इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं? और क्या मुसलमानों को इस मुतनाज़ा बिल पर अदालतों से किसी किस्म का रिलीफ मिलने का इम्कान है? जी हाँ, इस बिल को मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास करवा लिया है और ये जो सून टू बी लॉ है, इस पर प्रेसिडेंट के अभी सिग्नेचर होने बाकी हैं। इस बिल ने काफ़ी सियासी हंगामा पैदा किया और ख़ास तौर पर मुसलमानों के दिलों में काफ़ी तशवीश पैदा की है। कई पार्टियां कांग्रेस समेत जेडीयू और MIM है इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, जबकि कई अलग इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस कानून को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले भी मोदी हुकूमत कई ऐसे कानून पास करा चुकी हैं जो कि मुसलमानों से मुताल्लिक हैं, जैसे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसकी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया था। उसके अलावा उससे पहले जो शहरियत कानून था जिसमें मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पर जानिबदारी बरती गई थी, ये सब केसेस पहले से कोर्ट में चल रहे हैं और कोर्ट का जो है इस पर भी कोई फ़ैसला नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को नहीं है कि कोर्ट भी इस कानून को रोक सके या इस पर क्वेश्चन उठा सके। आपको बता दें कि जो कानून वक्फ का जो कानून आया है बहुत ही मुतनाज़ा है और हिंदुस्तान में दो तरह की राय पाई जाती है। एक वो जो कि इस कानून के सख्त खिलाफ है और दूसरी पार्टी जो BJP है, जो सरकार में है, वो इसकी सख्त हिमायत में। और ये दोनों जो क्लैश है वो हमें पार्लियामेंट में देखने को मिला। हालांकि BJP ने इस कानून पर काफ़ी कंसल्टेशन कराया। 2024 से लेकर 2025 तक कई बैठकें हुई, कई पार्लिमानी कमेटी के मशवरे हुए, लेकिन मुस्लिम जो लोग नुमाइंदे थे उनकी तरफ से जो तजावीज़ दी गई उनको BJP ने नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा इल्ज़ाम है मुस्लिम तंजीमों का। कई तजावीज़ दी गई थी मुस्लिम मसला बोर्ड की जानिब से, उसको नामंजूर कर दिया गया। अब यह कानून चूँकि बन गया है, मुसलमान नाराज़ हैं, सड़कों पर भी मुसलमान नज़र आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। यूपी में एक मुजाहरा हुआ, जुमे के रोज़ जो है मुसलमान काली पट्टी बांध कर नमाज़ पढ़ने गए तो सैकड़ों लोगों पर यूपी सरकार ने FIR दर्ज कर दिया और FIR के नोट्स में लिखा गया था कि ये जो मुसलमान हैं ये अपनी कमेटी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन सकते हैं। तो एक FIR है और जिन जगहों पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई वहाँ गिरफ्तारियों की भी खबरें हैं। हालांकि जो मुजाहरे हुए हैं बहुत ही पुरअमन हुए हैं। तो ये सब हालात हैं फ़िलहाल इंडिया में। नाराज़गी तो बहुत ज़्यादा है मुसलमानों में, ख़ास तौर पर जो वो तबका है जो समझता है कि इस कानून से मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा, तो उसमें नाराज़गी है। लेकिन नाराज़गी सड़कों पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। बिल आने से पहले कुछ मुजाहरे ज़रूर हुए, लेकिन बिल आने के बाद जो है मुजाहरों का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। सोहेल, आप कह रहे हैं कि ये बिल पास करने से पहले BJP की हुकूमत ने इस पर बाकायदा कंसल्टेशन की थी, लेकिन ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो इस कानून को बदला जा रहा है उसका असल मकसद क्या है? क्या BJP हासिल क्या करना चाहती है इससे? और ये जो कहा जा रहा है कि असल में मुसलमानों की जो ज़मीन और जायदाद है उसको हासिल करने का एक नया हरबा है, इस दावे में कितनी हकीकत है? देखिए, इस कानून से BJP क्या चाहती है? BJP सत्ता में है, BJP की अपनी पॉलिसी है। BJP जिस नज़रिए को लेकर चलती है उसमें हिंदुस्तान में वक्फ या इस्लामी लैंड के नाम से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ है। ये जो पूरा हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का है और शुड बी ओन, लाइक लैंड शुड बी ओन बाय हिंदूज़, उसको इतना पवित्र माना जाता है, तो ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। लेकिन BJP सरकार जो है अपनी हिमायत में कहती है कि जो वक्फ कानून है वो मुसलमानों से वक्त छीनने का कानून नहीं बल्कि उसको रेगुलेट करने का कानून है। और BJP ने अपने पार्लियामेंट में भी यही मौक़िफ़ रखा कि जब हम ये कानून ला रहे हैं तो उसका मकसद जो है वो है कि वक्फ की ज़मीनों को उससे और फ़ायदा उठाया जा सके और उसका कमर्शियल यूज़ किया जा सके और उससे जो कम्युनिटी की बहबूद की जाए। उसके अलावा जो है उसको कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस का कानून नहीं बल्कि एक रेगुलेशन का कानून है। और भी कई तरह के दावे BJP ने किए हैं, लेकिन BJP जिस नीयत से, जिस ताकत से कोई भी ऐसे मुसलमानों के कानून लेकर आती है और मुसलमानों की बात उसमें नहीं सुनी जाती है, मुसलमानों के नुमाइंदों की बात नहीं सुनी जाती, तो उस पर जाहिर सी बात है शक तो होता ही है। और शायद ये जो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि आप कानून में सिंपली और बहुत ही साफ़ सफाई से कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल किया जाएगा और स्टेट्स के जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और जो मतलब जो सिस्टम है, निज़ाम चलाते हैं और जो स्टेट के ज़रिए जो ऑफिसर्स होते हैं वो अब इस कानून के तहत जो है वक्फ की निगरानी करेंगे। और
चूँकि लैंड जो रिकॉर्ड्स हैं वक्फ के वो गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं ज़्यादातर, वो वक्फ बोर्ड के अपने लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। तो अब जो नए कानून के हिसाब से जो औकाफ की एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है हिंदुस्तान में, कहते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा जो है वक्फ लैंड है और काफ़ी कीमती प्राइम लैंड्स भी हैं वक्फ बोर्ड्स के पास। तो उन सब के रिकॉर्ड्स को लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि अगर ये वक्फ कानून आता है तो हिंदुस्तान में थोक के हिसाब से वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो मुसलमानों से छीन ली जाएंगी, या उस पर कंट्रोवर्सी बनाकर जो है जब स्टेट का जो ऑफिसर होगा किसी भी गवर्नमेंट का, तो जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी वो ज़मीन लेना या तो वो उसको आसानी से ले सकती है, क्योंकि ऑफिसर ही डिसाइड करने वाला होगा ये वक्त की ज़मीन है या नहीं। तो ये सब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि भाई इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी जब भी कोई कानून या ऐसा कोई लॉ लेके आती है पार्लियामेंट में तो उसी तरीके की तसल्लियाँ भी देती हैं, जबकि हम देखते हैं कि ऐसा क्रिटिक्स का मानना है कि जब भी किस तरह के ऐसे मामला सामने आते हैं तो बहुत ही अपोजिट होता है। तो एक बहुत तशवीश की बात मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल अख्तर साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि वक्फ कानून आने के बाद इस वक्त भारत में सूरत हाल क्या है और ये कानून इतना मुतनाज़ा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस मुल्क में जहां खवातीन की अक्सरियत को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा जाता है, खवातीन को विरासत समेत कई हुकूक नहीं दिए जाते, वहीं खवातीन के हुकूक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और तारीखी फैसला दिया है, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह ने शादीशुदा बेटी को वफात पा जाने वाले वालिद के कोटे पर सरकारी नौकरी से महरूम रखने को गैर कानूनी और इम्तियाजी सलूक करार दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के 2 रुकनी बेंच ने अपने तारीखी फैसले में करार दिया है कि शादी के बाद औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी ख़त्म नहीं हो जाती और उसे मुलाजमत से महरूम करना आइन और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है। अहम बात यह है कि दरख्वास्त गुजार जाहिदा परवीन को 17 मार्च 2023 को अपने महरूम वालिद के कोटे पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले करक में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बतौर प्राइमरी टीचर मुलाजमत दी गई थी, लेकिन सिर्फ 2 माह बाद ज़िले तालीमी अफसर ने बगैर किसी शोकॉज नोटिस के उनकी तकर्री मनसूख कर दी थी। ज़िले तालीमी अफसर ने यह फैसला 21 फरवरी 2020 के एक सरकारी मरासले की बुनियाद पर किया, जिसमें कहा गया था कि शादीशुदा बेटी को वालिद के कोटे पर नौकरी का हक हासिल नहीं। बाद में 28 अप्रैल 2023 को एक और सरकारी सर्कुलर में यह वजाहत की गई कि शादीशुदा बेटी सिर्फ उसी सूरत में वालिद के कोटे पर मुलाजमत की अहल हो सकती है जब वो शौहर से अलहदा हो और वालिदैन पर इन्हिसार करती हो। दरख्वास्त गुजार ने इस फैसले के खिलाफ पहले महकमाना अपील दायर की। जवाब ना मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा सर्विसेज ट्रिब्यूनल पेशावर से रुजू किया, जहां 3 जून 2024 को उनकी अपील खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कल तफसीली फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1989 के तहत वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के तमाम बच्चे बशमूल शादीशुदा बेटियां सरकारी नौकरी की अहल हैं। सेक्शन अफसर की तरफ से एक वजाती मरासले के जरिए रूल्स में तरमीम करना न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि आईनी इक़दार के भी मुनाफी है। तफसीली फैसले के मुताबिक शादीशुदा बेटियों को वालिद के कोटे पर नौकरी से महरूम करना इंसानी वक़ार, बराबरी के हकूक और मुलाजमतों में इम्तियाजी सलूक के बचाव के आइन में दिए गए बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने करार दिया कि औरत की कानूनी और माली खुद मुख्तारी उसका बुनियादी हक है और इस माली खुद मुख्तारी का इन्हिसार शादी पर नहीं है। इस्लाम में भी औरत को अपनी आमदनी, जायदाद और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे के आलमी कन्वेंशन की तौसीक कर रखी है, जो शादी की बुनियाद पर मुलाजमत के हक से महरूमी को ममनू करार देता है। अदालत ने मजीद कहा कि अदालतों और इंतजामी इदारों को चाहिए कि वो अपने फैसलों में जेंडर सेंसिटिव और गैर जानिबदाराना ज़बान इस्तेमाल करें। शादीशुदा बेटी शौहर पर बोझ बन जाती है जैसे अल्फाज पदरशाही सोच की अक्कासी करते हैं और आईनी इक़दार के मुनाफी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सिनफ़ी मसवात के लिए एक अहम संगे मील करार दिया जा रहा है और उम्मीद है कि इदारे इस फैसले के बाद अपनी सोच में भी तब्दीली लाएंगे और खवातीन को उनके जायज़ हकूक़ देने में रुकावटों का भी खात्मा करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गजा में इसराइली दरिंदगी पिछले 1.5 साल से जारी है, मगर पिछले 3-4 रोज से गजा से निहत्ते शहरियों की अमवात के हौलनाक दास्तानें और मनाजिर सामने आ रहे हैं। इस वक्त गजा के शहरियों को बैक वक्त कई आफात का सामना है। एक तरफ इसराइली फौज है तो दूसरी तरफ भूख और प्यास, और बदकिस्मती से ये सारे रास्ते
फलस्तीनियों की नस्लकुशी की तरफ जाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 50,700 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 46 अफराद की शहादत शामिल है। जबकि 18 मार्च को इसराइल की जानिब से जंगबंदी के मुआहदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी के बाद 1300 से ज़्यादा शहरियों को शहीद किया जा चुका है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तशवीश की बात यह है कि इसराइल ने पिछले एक माह से ज़्यादा अरसे से गजा जाने वाले इमदादी काफिलों पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से गजा में गजा की शदीद किल्लत है और खुराक के इस बहरान के बायस दर्जनों बच्चों की भूख से अमवात की खबरें सामने आ रही हैं। गजा में इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल क्या है? अल जज़ीरा के साफ़ी ने कल अपनी रिपोर्ट में इसकी तफसीलात बताई थी। साफ़ी हानी महमूद बता रहे थे कि मौत फ़लस्तीनियों के बहुत करीब आ चुकी है। गजा में कोई महफूज जगह नहीं है। इसराइल की गजा में बिला तफरीक बमबारी के हौलनाक और नाकाबिले यकीन मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो शायद आज से पहले इंसानी तारीख में कभी ना देखे गए हों, और पूरी दुनिया ये मनाजिर सिर्फ देख ही रही है। इसराइल की अंधाधुंध कार्रवाइयों का ये आलम है कि उसने 23 मार्च को रफ़ा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 15 निहत्ते कारकुनों को कत्ल किया और फिर इस जुर्म को दुनिया से छुपाने के लिए तमाम वर्कर्स को उसी वक्त उसी मकाम पर दफना दिया गया। मगर जब इस कार्रवाई पर शोर मचाया गया तो उन्होंने बगैर किसी सबूत ये दावा किया कि मारे गए अफराद में हमास के जंगजू शामिल थे, और ये दावा भी किया गया कि क्योंकि काफिले में शामिल गाड़ियों की हेडलाइट्स बंद थी, इसलिए शुबे की बुनियाद पर काफिले को निशाना बनाया गया। मगर कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वाक़े की मोबाइल वीडियो जारी की, जिसमें यह वाज़े देखा जा सकता है कि गाड़ियों की लाइट्स भी ऑन थी और हिलाल अहमर के वर्कर्स भी गैर मुसल्लह थे। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइल को दोबारा टेबल पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम इसराइल ने ऐसी किसी कोशिश में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है, जिसके बाद कतर में कायम अरब उलमा की बड़ी तंजीम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपने फतवे में तमाम अरब और मुसलमान ममालिक पर जोर दिया है कि वो गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी तौर पर फौजी मदाखलत करें और अपने मैंडेट के मुताबिक गजा की माशी और सियासी तौर पर मदद में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।